चलिए बढ़िया है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टोपोग्राफी। आवाज़ जा रही है? एक्चुअली आज इसलिए पूछना पड़ रहा है कि कोई ऑपरेटर वगैरह नहीं है, हम खुद से कर रहे हैं। पता है मेरा जो ऐप डेवलपर है वो क्या बोलता है, खान सर आपके वजह से कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं। रीजन क्या है कि हम एडिटर वगैरह नहीं रखते हैं, खुद से एडिट कर देते हैं, सारा काम खुद से कर देते हैं। हाँ, थोड़ी सहूलियत हो जाए, मेहनत ना हो, इसलिए एक ऑडिटर एक रख देते हैं ऑपरेटर। वरना अगर ऑपरेटर नहीं रहता तब खुद से आपसे पूछना पड़ता है आवाज़ जा रहा है कि नहीं, ऐसे वो खुद कर देता है। चलिए हम आपको टोपोग्राफी बता रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताए थे आपको। एस्ट्रोनॉमी आप उसको रिवाइज करते रहेंगे, आपको पूरी अच्छे से याद हो जाएगा। अब एस्ट्रोनॉमी का पढ़ने का आगे करना क्या आप लोग यहाँ समझिए। आपको हम फर्स्ट सेगमेंट ऑफ ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिए। जितने नए लड़के हैं आपको यहाँ से समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा जो पीछे है रिकॉल करा दे। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, इसमें कुछ नहीं है बाबू। एस्ट्रोनॉमी में हम यहाँ आपको टॉपिक लिख देते हैं, आप यहाँ देख लीजिए। एस्ट्रोनॉमी में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भैया बिग बैंग, बिग बैंग इससे क्या बना आपका? इससे बना गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। गैलेक्सी के बाद आपका क्या आया? तारामंडल, 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 तारामंडल के बाद आपका नक्षत्र, नक्षत्र के बाद सौरमंडल, सौरमंडल, सौरमंडल जैसे आया आपको क्या पढ़ना था? सूर्य पढ़ना था। सूर्य के बाद क्या पढ़ना था आपको? ग्रह पढ़ने थे सब। ग्रह के बाद क्या पढ़ना था आपको? क्षुद्र ग्रह, जिसको हम लोग उल्का कहते हैं, उल्का। और उसके बाद धूमकेतु, धूमकेतु। स्टार्टिंग में हम आपको पढ़ाए थे लाइफ ऑफ स्टार, लाइफ ऑफ स्टार, सबसे स्टार्टिंग हम यही पढ़ाए थे। इतनी चीजें हैं इसमें, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही चीज है, आप एकदम बिग बैंग करिएगा तो एक बड़ा सा लड्डू फूट के छोटे छोटे टुकड़े में बन गया, उससे आकाशगंगा बना। क्लस्टर क्या है, देवयानी क्या है, ये सब चीज़। तारामंडल, नक्षत्र, सौरमंडल, सौरमंडल में सूरज के बारे में पूरा बता दिए थे। ग्रह के बारे में बताए थे, ग्रह, उपग्रह, उपग्रह। चंद्रमा के बारे में भी यही बताए थे। उपग्रह, चंद्रमा भी क्या है, एक तरह का उपग्रह ही था। उपग्रह के बारे में बता दिए थे। उल्का कहाँ से आता है? क्षुद्र ग्रह की पेटी से, बोलाइट वगैरह सब चीज़। धूमकेतु, टॉपिक यही है। अब भाई इसको पढ़ाएंगे तो बड़ा ना हो जाएगा, इसको तो 1 महीना से पढ़ाइए रहे हैं, बड़ा तो ही गया है। तो ये टॉपिक बाबू आपका यही है टॉपिक। इसी को आप रिवाइज करते रहेंगे ना, आपका कहीं रिजल्ट नहीं रुकेगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? गलती आपकी ये है कि आप रिवाइज नहीं करते, जिस वजह से आप फेल हो जाते हैं। काम क्या है आपका? आप अपने गांव में 2 लड़कों को लीजिएगा। कितने लड़कों को? 2 लड़कों को, बस, ज़्यादा नहीं, 2। इनको आपको पढ़ाना है। जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आप उसी टॉपिक को वहाँ पढ़ाना है, ठीक है? बेहतर होगा आप ग्रुप में ले लें। देखिए, होशियार लड़का को ग्रुप मत बताइएगा। होशियार लड़का और सीबीएसई बोर्ड वाला लड़का ये किसी का नहीं सुनता है। ये सब अपने को आइंस्टीन समझता है। सर हम ही आइंस्टीन के दामाद हैं। इनके इनके ग्रुप में रहेंगे ना तो ये चौपट कर देगा सर। इसलिए ग्रुप में देखिएगा बकलोल लड़का रखिएगा। बकलोलवा बहुत अच्छा से सुनता, आकाश गंगा, वाह 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 वाह, तारामंडल, वाह वाह वाह। सीबीएसई वाला कहेगा व्हाट इज दिस तारामंडल क्लस्ट्रेशन, आई ऑलरेडी नो दिस थिंग। भावे नहीं देगा आपको, उसका अलग दुनिया है। तो 2 बकलोल लड़का को चुनिएगा। लड़की तो किसी को चुन लेती है, लड़की सबका दिमाग एक जैसा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चाहे वो आईसीएसई को सीबीएसई, लड़की सब एक दिमाग की होती है। भगवान उन सबका दिमाग फोटोकॉपी करके लगा देता है सब में। तो वहाँ आपको क्या करना है, 2 को चुन लेना है और उन दोनों को पढ़ाते रहना है, भूलिएगा नहीं। ये जो काम नहीं करेगा फेल होके आ जाएगा। आगे अब चलते हैं टोपोग्राफी पे। जैसे हम आपको बताए थे कि पहले एस्ट्रोनॉमी पढ़ाएंगे, फिर आपको टोपोग्राफी पढ़ाएंगे। टोपोग्राफी के बाद आपको जियोलॉजी पढ़ाएंगे। जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं जी, जूलॉजी तो चलिए रहा है 9 बजे। और उसके बाद ज्योग्राफी, जियोग्राफी पढ़ाएंगे। ये कंप्लीट हो गया है। अब ये बताएंगे, ये बहुत छोटा टॉपिक है, ये दोनों छोटे छोटे हैं सब, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टिपिकल होते हैं सब। स्टार्ट किया जाए। आगे बढ़े। नक्षत्र के बारे में बाबू, नक्षत्र के बारे में जितना जरूरी था आपको बताएं,
ठीक है, नक्षत्र और तारामंडल के बारे में जितना जरूरी था उतना बताए। रोहिणी नक्षत्र, बृहस्पति नक्षत्र, ये सब जो नक्षत्र हैं ये ज्योतिष के काम के हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नक्षत्र और ये तारामंडल जितना जरूरी था आपको बता दिए। इसको अगर देखेंगे ये इसमें आपको कंफ्यूजन में चढ़ जाएंगे क्योंकि ज्योतिष वगैरह में कहाँ कहाँ क्या होता है, समझ में आया। चलिए, इसमें नक्षत्र में घर द्वार वाला भी आप लोग को पता ही होगा, घर द्वार कैसे होता है। देखे ना, घर द्वार में घर द्वार का नक्शा भी बता दे कि किधर क्या होना चाहिए। घर द्वार का नक्शा नक्षत्र में कह रहा होगा कि घर द्वार का नक्शा अरे बौने ग्रह बताए तो थे बबुआ, बौने ग्रह जो प्लूटो को निकाल दिया गया, ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, उसे बौना ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह को ही बौना ग्रह कहते हैं, उसकी संख्या गिनती में आती है 2 4 5 6 7, इसीलिए तो प्लूटो को 13 43 40 किया गया। देख बबुआ, हाँ ना बोलता है, थोड़ा बहुत बता देते हैं। देखो ये घर हो गया ना, ये सपोज कीजिए कोई घर है, तो ये ऊपर का एरिया कौन सा होता है, उत्तर, और नीचे कौन सा होता है, दक्षिण। किसी भी जगह पे दक्षिण, उत्तर दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो जाता है पश्चिम। ऐसा होता है ना यहाँ पर। अब इसमें घर क्या होता है भैया, घर देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या होता है, घर में टॉयलेट का, शौचालय का जो होता है ना, वही समस्या होता है शौचालय वाले में। तो देखिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण निकालने का रास्ता क्या है, जिधर से सूरज निकलता है उधर से आपका क्या होना चाहिए, उत्तर होता है। जैसे अब एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, देखो ये सपोज कर लीजिए कि किसी का ये सड़क है, 2 मिनट देख लो बहू, फिर आगे टोपोग्राफी बता दे। ये किसी के लिए सड़क है और ये उसका घर है, सड़क है वो घर है। अब डिपेंड करता है कहाँ डायरेक्शन है, जिधर से सूरज निकलता है ना वो क्या हो जाता है, पूरब हो जाता है। जिधर से सूरज निकलता है वो क्या होता है, पूरब। हम यहाँ नक्शा नहीं बता रहे, हम यहाँ घर के हिसाब से बता रहे हैं कि सपोज यहाँ से सूरज निकल गया, सपोज यहाँ से क्या निकल गया, सूरज निकल गया, तो इस कंडीशन में जिधर से सूरज निकलता है वो क्या बन जाता है, पूरब बन जाता है। ठीक इसके पीछे क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। और सूरज की ओर मुंह करके करेंगे तो दहिना साइड दक्षिण हो जाता है। दहिना साइड क्या है, सड़क है, दक्षिण है। और इस साइड में क्या है, उत्तर हो गया, उत्तर हो गया। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज ध्यान रखा जाता है। ये वाला कोना शौचालय के लिए होता है, ये वाला कोना पूजा घर के लिए होता है, और ये वाला कोना जो होता है किचन के लिए होता है, और ये वाला कोना ना मास्टर बेडरूम होता है। ये 4 चीज बस ध्यान में रखिएगा, बाकी पंडित जी लोग से पूछ लीजिएगा। ये कोना किसके लिए होता है, पूजा के लिए होता है। ये भोजन के लिए, रसोई या भोजन के लिए। ये घर का जो मुखिया होता है, मुखिया दादा बाबा होंगे, ये टॉयलेट के लिए होता है, शौचालय। ये इस टाइप के ऐसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो आपको पढ़ाए थे एस्ट्रोनॉमी, उसके हिसाब से ही होता है। ये कोना ईशान कोण, अग्नि कोण, ये सब कोण होता है वहाँ पर। ये कोना माना जाता है कि पूजा घर के लिए होता है, ये मुखिया के लिए होता है। यहाँ पर पूजा घर के पास ही होना चाहिए गेस्ट रूम। ये जो गेस्ट होते हैं लोग ना, इसी कोना के पास गेस्ट रूम भी होना चाहिए। यहीं पे गेस्ट लोग के लिए भी रहने के लिए जगह होना चाहिए। कोई गेस्ट वेस्ट आता है तब हो गया। यहाँ पर ये दक्षिण है। अब नक्शा के हिसाब से अपने बना लीजिएगा आपका कौन उत्तर दक्षिण है। इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको छोड़ देते हैं, अब इसका टोपोग्राफी स्टार्ट करते हैं। समझ में ना, यही मेन चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। बाकी सब कुछ ध्यान में रहे चाहे ना रहे, इतना ध्यान रखा जाता है कि इधर रसोई घर होना चाहिए। और इसको अग्निकोण कहते हैं। यहाँ पानी उनी की टंकी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर पानी की टंकी इसी के ऊपर लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उधर पानी उनी की टंकी नहीं रखनी चाहिए अग्निकोण पर। पीडीएफ में प्लूटो का नंबर गलत लिख दिया क्या? तो आप बना लीजिएगा प्लूटो का नंबर कितना था, 13 43 40, 13 43 40। चलिए आगे आते हैं हम लोग। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी हिंदी में कहते हैं स्थलाकृति। हिंदी में क्या कहते हैं, स्थलाकृति कहते हैं। स्थलाकृति होती क्या है टोपोग्राफी में?
टोपोग्राफी जो होता है ये एक तरह का उबड़ खाबड़ आकृति होती है। क्या होती? उबड़ खाबड़ आकृति। इसी को हम स्थलाकृति कहते हैं। उबड़ खाबड़, खाबड़ मतलब ऊबड़ जमीन। देखिए जमीन कभी बराबर नहीं है, कहीं धंस गया है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं नाला है, कहीं दर्रा है, कहीं गुफा है, कभी झरना है। मतलब एक जैसे बराबर नहीं है जमीन। आप अपने गांव की ही जमीन देख लो भाई, आपके गांव में कहीं तालाब होगा, कहीं थोड़ा सा ऊंचा होगा, पहाड़ नहीं है तो कहीं से कहीं मिट्टी ऊंची होगी, कहीं ढलान होगा। आपके गांव शहर की जमीन बराबर नहीं है। क्या है भैया? वो भी कैसी है? उबड़ खाबड़ है। वहाँ की भी स्थलाकृति उबड़ खाबड़ ही है। तो स्थलाकृति को हम लोग क्या कहते हैं? स्थलाकृति। सही बोलता है सभी, उल्टा सीधा कमेंट करेगा सब, लोल सभी सब सब फेल होगा सब। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति को हम लोग क्या कहते हैं? लोग उबड़ खाबड़ स्थलाकृति को हम उबड़ खाबड़ स्थलाकृति का अध्ययन क्या कहलाता है? टोपोग्राफी कहलाता है। अब ये उबड़ खाबड़ स्थलाकृति बनती कैसे? तो देखिए कैसे बनेगी। पहला, वो रिवर के थ्रू बन सकती है। रिवर, नदियां भी बड़ी ज्यादा उबड़ खाबड़ आकृति बनाती है। जैसे नदियां ही गड्ढे का निर्माण कर देती है, नदियां ही डेल्टा बना देती हैं, नदियां ही झरना बनाती हैं, नदियां बाढ़ ला देती हैं। कई सारा काम नदियां ही करती हैं। तो पहला नदियों द्वारा हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? अंडर वाटर द्वारा हो सकता है। अंडर वाटर, अंडर वाटर। कभी कभी देखिएगा ना, कहीं पानी जमीन के अंदर घुस जाता है और अंदर ही अंदर काट कूट के रद्द कर देता है। जिस जमीन में चूना पत्थर या मिट्टी मजबूत नहीं रहेगी ना, अंदर घुस जाएगा, गुफा वगैरह निर्माण कर देता है। और कैसे हो सकता है? सी वाटर, समुद्र की जो पानी होती है ये भी स्थलाकृति बनाती है। जब ये जमीन से टकराएगा ना तो गुफा बना देता है, लैगून झील बना देता है, तो इससे भी बन जाती है। और अगर देखेंगे तो बर्फ द्वारा भी बन जाता है, आइस द्वारा भी स्थलाकृति बन जाते हैं। बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं, यू आकार की घाटियां बन जाती हैं बर्फ द्वारा। रास मुटाने, मोरेन, ये सब चीज बर्फ द्वारा बन जाता है। और किसके द्वारा बन सकता है? सैंड द्वारा बन सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं विंड। हवाएं भी कुछ कुछ आकृति बना देती है। आप रेगिस्तान में देखेंगे हवाएं चलेंगी तो कहीं गड्ढा कर देगी, वहाँ का मिट्टी उठा ले जाएगी, बालू उठा ले जाएगा, कहीं ले आकर साज देगा, ड्यूम बना देगा, कहीं गड्ढा बना देगा। इससे भी बन सकती है। तो जो स्थलाकृति होती है टोपोग्राफी, वो किसके द्वारा बनती है? ये 5 चीज़ों द्वारा बनती है। जिनको ये 5 चीज़ें समझ में आ गई उनको ये टोपोग्राफी समझ में आ गया। जिनको ये 5 चीज़ों द्वारा बनने वाली टोपोग्राफी नहीं समझ में आएगी उन्हें ये समझ में नहीं आएगा। अभी हम ये केवल बताए हैं कि ये बनते कैसे हैं, अभी हम ये नहीं बताएंगे क्या क्या चीज़। अभी तो पूरा चैप्टर चलेगा ही। यहाँ आपको ये पढ़ना है कि नदी क्या क्या काट कूट के कैसे कैसे बनाती है। जैसे आलू से कभी भुजिया बन जाता है, कभी मसालेदार सब्जी बन जाता है, कभी चिप्स बन जाता है, कभी चोखा बन जाता है। तो ये सब क्या? स्थलाकृति। फोड़ दिए तो चोखा बन गया, बड़का बड़का काट दिए तो मसालेदार हो गया, पतला पतला काट दिए तो भुजिया हो गया। और सीबीएसई बोर्ड वाला, सीबीएसई वाला नहीं, आईसीएसई वाला खाता है फ्रेंच फ्राइज। कौन कौन खाया है फ्रेंच फ्राइज? सब आईसीएसई बोर्ड वाला खाया। आलूया को इतना लंबा लंबा काट के तल देता है सर, और उसको कहेगा सर फ्रेंच फ्राइज। केएफसी में खाने जाइएगा ना, इतना बड़का बड़का आलू दे देगा, काट कूट के फ्रेंच खाते रहिए वहाँ पे। तो सीबीएसई वाला खाता है सर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो स्टार्ट कहाँ से किया जाए? लोग रिवर से। कहाँ से किया करते हैं लोग? रिवर से। ठीक है। नदी क्या क्या बनाती है? टोपोग्राफी कहाँ से स्टार्ट करना है? रिवर टोपोग्राफी। रिवर टोपोग्राफी। देखिए जो फिगर बनाएंगे ना, आप भी कोशिश कीजिए फिगर बनाने के लिए। हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे, प्रिंटेड ही देंगे, वही पिंक कलर वाला। चलिए, रिवर टोपोग्राफी में 2 चीज आपको समझना है। पहला हम यहां लिखते हैं अपक्षय। अपक्षय, इसको हम लोग कहते हैं वेदरिंग। अपक्षय को क्या कहते हैं? वेदरिंग। आपको पता है अपक्षय क्या होता है? दूसरा होता है अपर्दन। अपर्दन, इसे कहते हैं इरोजन। इरोजन। और तीसरा होता है ना आपका निक्षेपण।
निक्षेपण, निक्षेपण को कहते हैं डिपोजिशन। ये टर्म्स आप बहुत सुने होंगे, इसका मतलब क्या होता है? अपक्षय मतलब होता है किसी चीज को तोड़ फोड़ देना। अपक्षय मतलब क्या होता है? किसी चीज को तोड़ ताड़ देना, उसे क्या कहते हैं? अपक्षय। आपको समझाने के लिए रखे हुए हैं यहाँ चीज, देखिए अपक्षय के लिए किसी चीज को तोड़ ताड़ देना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। देखिए ये एक चट्टान है, चट्टान मतलब क्या होता है? पत्थर। अगर हम इसको तोड़ देते हैं, इसे देखिए तोड़ दिए, तोड़ दिए, तो जब कोई चीज टूट जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग वेदरिंग यानी अपक्षय। वेदरिंग या अपक्षय, जब कोई चट्टान क्या हो जाए? टूट जाए। देखिए जब कोई चट्टान क्या हो जाए? टूट जाए, टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं? अपक्षय। चट्टान नहीं है भगवान, चट्टान टूटबे नहीं करता हमसे, इसीलिए इसको लिट्टी है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब चट्टान टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अपक्षय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग यानी अपक्षय दो तरह से होता है। इसको हाथ से तोड़ दीजिए, मार के तोड़ दीजिए, यानी फिजिकल अपक्षय, मार ओढ़ के तोड़ दीजिए, घींच घांच के तोड़ दीजिए। नहीं तो केमिकल अपक्षय भी हो सकता है। इस पर तेजाब गिरा दीजिए तो भी टूट जाएगा। ताला के ऊपर, ताला दो तरह से टूटा जाता है। ताला का अपक्षय दो तरह से, मार हथौड़ी मार मार तोड़ दीजिए, ताला टूट जाएगा, उसे कहेंगे फिजिकल अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग। और तेजाब डाल दीजिए तो वो तलवा चूज के खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा केमिकल अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। उसे क्या कहेंगे? केमिकल वेदरिंग कहते हैं। चलिए अभी इसको समझा देते हैं। पहले यहाँ देखिए, यानी अपक्षय जो होता है चट्टानों का टूट जाना, टूटना। यार मेरे यहाँ बारिश हो रही है, बताइए सीजन है बारिश होने का। टूटना, ये टूटता दो तरह से। कितने तरह से टूटता है? अपक्षय दो टाइप का, एक होता है फिजिकल अपक्षय यानी भौतिक अपक्षय, और एक होता है केमिकल रासायनिक अपक्षय। वेदरिंग कितने टाइप का होगा? दो टाइप का वेदरिंग होगा। एक हो जाता है फिजिकल वेदरिंग, एक होता है केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग एक हो गया, केमिकल वेदरिंग। चलिए अब ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि किसी आदमी को यहाँ एक मुक्का मारिया है चाक से, है थोबड़ा गिर जाएगा इसका बाहर, थोबड़ा क्या हो जाएगा? बाहर टूट जाएगा। ये क्या हो गया? अपक्षय हो गया। कौन सा अपक्षय? हुमच दिया है तो फिजिकल अपक्षय। लेकिन मान लीजिए उसको कोड़ फूट गया, ससुर अंदर है रासायनिक, उसका सड़ रहा है, गिर रहा है सड़ सड़ के, कोड़ में सड़ सड़ के गिर जाता है, तो वो कौन सा हो जाए? रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। तो वेदरिंग यानी अपक्षय कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। अपक्षय कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग नहीं होता है भाई। बायोलॉजी में भी कोई भी चीज़ होती है ना तो केमिकल के वजह से ही होती है। दवा भी आप खाते हैं तो केमिकल ही होता है ना। वो बायोलॉजिकल वेदरिंग कर रहा है सर, कोड फूट जाएगा तो बायोलॉजिकल वेदरिंग हो जाए। एगो घोंचू कह रहा है कि सर पॉलिटी का एडमिशन ओपन कर दिया, पॉलिटी खत्म होने के कगार पे। 55% पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। 55% पॉलिटी, उसमें बचा कौन चाहिए? मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट पढ़ा देंगे तो पूरा राज्य सरकार खत्म हो जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद कौन चीज बचेगा? पंचायत, पंचायत तो बचता है, ट्रिब्यूनल, पंचायत, यही सब बचेगा। तो पढ़ेगा पॉलिटी। अगले बैच में आइएगा। स्टार्ट हो, आगे बढ़ जाए। वेदरिंग समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अपक्षय, तो क्वेश्चन आएगा अपक्षय किसे कहते हैं? तो चट्टानों का अपने जगह पर टूट जाना अपक्षय कहलाता है। चट्टानों का अपने ही जगह पर टूट जाना अपक्षय कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अपक्षय कहलाएगा। अब देखते हैं अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है घिसावट। क्या कहते हैं? घिसावट। घिसावट ये होता है, घिसावट होता है। चट्टान एक किसी दूसरे चीज से घिस के या रगड़, रगड़, रगड़ क्या होता है? किसी चीज को घिस देते हैं ना तो उसे क्या कहते हैं? घिसावट या अपक्षय कहते हैं। जैसे ये देखिए, एक चट्टान को दूसरे चट्टान पर इसे रगड़ेंगे ना, अब ध्यान दीजिए, इसमें भी, इसमें क्या होगा? इसे रगड़ेंगे तो नीचे गिर रहा है ना कुछ, तो वो क्या होता है? अपर्दन होता है। इसमें कुछ कुछ गिर रहा है, देखिए गिर के टूट गया, तो ये क्या है? ये अपर्दन हो रहा है। क्या होता है? अपर्दन हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? इसे क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। तो जब कभी कोई चीज में घिसावट होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अपर्दन होता है। लड़की सबको दिखेगा, लड़की सब क्या करती है? बादाम ले लेती हैं सब। बादाम, बादाम समझते हैं? चीनिया बादाम नहीं, वो जो 800 रुपये किलो है वो वाला बादाम होता है, ऑलमंड।
आलमंड बोलते हैं उसको, उसको ना सील पे लोढ़ा पे इसे रगड़ती हैं सब, रगड़ के उस बादाम में क्या करती हैं सर, अपर्दन यानी इरोजन करती हैं सर। जब पूरा बादाम बादाम खींच के चटनी बन जाता है तो उसको लगाती हैं से ऊपर। ओ माय गॉड, माय फेयरेस्ट ब्यूटी इज ग्लोइंग, सचुरी ग्लोइंग, उतना खा जो फायदा करेगा, ग्लोइंग ब्यूटी ग्लोइंग। तो क्या करती हैं सर, वो अपर्दन करती हैं सर। तो बादाम बादाम का क्या होता है, अपर्दन होता है। ये बताइए जो चटनी पीस रहे हैं वो तो रगड़िए रहे हैं, चटनी पीस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, अपर्दन होता है। क्या होता है, अपर्दन। चटनी उटनी में क्या होता है, अपर्दन। सीबीएसई वाला चटनी समझता है कि नहीं, कैचअप, सीबीएसई वाला चटनी को कैचअप कहता है सर, दूसरे गोला से आया था कैचअप। चटनी समझ रहे हैं, क्या होता है, अपर्दन। अब हम आपसे पूछते हैं, खतरनाक हैवी कौन होता है, अपक्षय होता है या अपर्दन होता है। जल्दी तोड़ फोड़ के नहीं क्या जरूरी है, अपक्षय या अपर्दन। तो देखो भाई, जल्दी तोड़ने के लिए अपक्षय जरूरी है, अपर्दन थोड़ा धीरे धीरे होता है। इसीलिए गांव की महिलाओं को अगर देखेंगे ना आप, तो गांव की जो महिलाएं होती हैं सील पे इसे पीसती हैं सब ना, और कोई चीज़ नहीं टूटता है, जैसे अदरक उदरक आ जाता है, बड़का हो जाता है, तो क्या करती हैं, कहती से रुक तो रहा, हम पहले अपर्दन नहीं, पहले अपक्षय। सील लोढ़वा जो होता है ना, लोढ़वा, तो क्या करती हैं, लोढ़वा से पहले कूच देती हैं सर। अदरक उदरक रहेगा तो पहले कूच देंगी सर, कूच कूच, प्याज लहसुन पहले कूच देंगी सर, ले कूच देंगे तो क्या हो जाएगा, अपक्षय। पहले अपक्षय कर देंगी सर। बुकनी 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 मतलब समझते हैं, स्मॉल स्मॉल, तो उसको बुकनी बुकनी कर देगी कूच के, तो हो गया अपक्षय। और उसके बाद लोढ़वा लेके अपर्दन करेगी, ये समझ में, हैजा ले चूड़ी पहन लगेगा, झन 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 बजेगा उसमें, और उसके बाद इतना पूरा बकोट के रख लेती है, और पानी गिरा के सिलवा काच के रख लेंगे, ले ससुरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जो ऐसे ऐसे कर रही है, कौन चीज़ है, अपर्दन। और अपर्दन के बाद कोई भी चीज़ क्या आ जाता है, घिस जाता है, और घिसने के बाद जहाँ एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण। जहाँ एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसे कहते हैं निक्षेपण या डिपोजिशन। अब कितने लोग देखे हैं जो मसाला पीसती हैं सब महिलाएं, तो लोढ़वा के अगवा देखिएगा ना, तो सब मसाला वहीं पे लोढ़वा क्या करता है, अपर्दन करता है, अपर्दन करके अगवा जाके निक्षेपण करता है, सारा मसाला आगे जमा रहता है, तो ऐसे ऐसे जमा कर देती है। पहला राउंड प्रथम चरण की मतगणना में मसाला अच्छा से नहीं पिसाता है, तो महिला क्या करती है, जो मसाला आगे की ओर जमा है अर्थात जो निक्षेपण है उसको फिर बकोट के पीछे लाती हैं सब। अब द्वितीय चरण की मतगणना चालू होगी, फिर उसको क्या करेंगे सर, रगड़ रगड़ के अपर्दन करके एकदम महीन महीन करेंगे सर, आगे जाके क्या हो जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो अपर्दन के फलस्वरूप आफ्टर इरोजन जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जहां जमा रहते हैं उस जगह को कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं, निक्षेपण। समझ में आ गया। तो ये हो गया निक्षेपण, जमा करना। क्या हो जाता है, जमा करना, तो उसे क्या कहा जाता है, निक्षेपण कहा जाता है, जमा कर देना। तो जमा हो गया। ये सोचो नदियाँ तीनों काम करती है, नदी तीनों काम करती है। आप कहेंगे नदी तीनों कैसे करती है सर, अपक्षय कहाँ करती है, नदियाँ अपक्षय कहाँ करती है। तो बउआ जब पहाड़ से नदियाँ गिरती है ना, झरना से, हचाक से, तो अपने साथ पत्थर का गोला रख ले रहती है, वो पत्थरवा के गोलवा नीचवा जाके दूसरा का पत्थरवा मारता है हचाक से, तो धड़ाम से टूट जाता है, तो वो हो जाता है अपक्षय। उसके बाद नदी जब बहती है ना, तो घसीट घसीट के क्या करती है, अपर्दन करती है, और जहाँ ढलान कम हो जाता है वहाँ जाके निक्षेपण कर देती है। क्या करती है, निक्षेपण करती है, डिपोजिशन कर देती है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ऑल माई सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, all my dearest CBSE board of students, understanding what I'm saying। CBSE वाला को dearest बोलते हैं, खुश हो जाएगा सबके, हमको ही मानते हैं। all my Hindi medium students and my dearest CBSE board students, are you understanding what I'm saying? These three terms, weathering, erosion and deposition, understand? No? Why? तो हिंदी मीडियम का है, कह रहा है कि हम नहीं समझे सर क्या बोले हैं। समझा, जमा करना ये हो गया भैया, वेदरिंग हो गया सब। फिजिक्स नहीं चल रहा है ना, ज्योग्राफी बड़ी मजेदार होता है ज्योग्राफी। चलो भाई ये समझ गया। अब समझिए, रिवर कोर्स, रिवर कोर्स जैसे आप लोग कोर्स करते हैं ना, फिजिक्स का कोर्स, बायोलॉजी का कोर्स, ये सब रिवर कोर्स। नदी की अवस्था, नदी की अवस्था,
नदी की अवस्था। तो देखो भैया, रिवर कोर्स कितने टाइप का होता है? नदी की अवस्था 3 टाइप की होती है। नदी की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। बचपना, मतलब बचपना, जवानी, बुढ़ापा। तो ये 3 टाइप की अवस्थाएं होती है नदी की। हो गया? माइक थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। अरे यार मेरा आवाज ही खराब है, हम क्या करेंगे। ठीक है, देखिए इसकी 3 कोर्स होती है। एक को कहते हैं अपर कोर्स, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, और एक होती है लोअर कोर्स। आगे बढ़े। लोअर कोर्स होते हैं 3 टाइप, ये 3 टाइप के कोर्स होते हैं। इसको कहते हैं युवा अवस्था, युवा अवस्था। इसे कहते हैं प्रौढ़ा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था। और इसे कहते हैं हम लोग वृद्धा अवस्था, बुढ़ा गया, वृद्धा अवस्था। अब इसमें अंतर क्या होता है वृद्धा अवस्था युवा अवस्था में? देखो भैया, युवा अवस्था में नदियां जो होती हैं पर्वत पर होती हैं। कहाँ होती है? पर्वत यानी माउंटेन्स पर होती हैं। पर्वत यानी ऊंचाई पर होती है। और इसका क्या होता है? मैदान में, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, ये सब क्या है? मैदान नहीं है, पहाड़ी एरिया है। ठीक है। वृद्धा अवस्था में क्या होता है? मुहाना पर होती है। मुहाना, मुहाना मतलब क्या होता है? समुद्र के पास हो जाती है। समुद्र के पास क्या पास हो जाती है? देखिए, नदियों को जो पावर मिलता है ना, बात समझिए, नदियों का जो पावर होता है, शक्ति होती है नदियों के पास, जो पावर, नदियों के पास जो पावर या शक्ति होती है, ये कहाँ से आती है? तो ये आती है आपकी उनकी हाइट से। किससे आती है? हाइट से। नदी जितनी हाइट पर रहेगी उतनी ज़्यादा उसके पास क्या रहेगा? पावर रहेगा। बट हाइट इंग्लिश है, ज्योग्राफी में हाइट नहीं बोलते, इसे हम लोग कहते हैं प्रवणता। इसे क्या कहते हैं? प्रवणता, प्रवणता, प्रवणता। ग्रेडियंट कहते हैं इंग्लिश में, इसे क्या कहेंगे? ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। यानी जितनी ज्यादा हाइट रहेगी ना नदियों के पास, उतना पावर रहेगा, उतना भयानक पावर रहेगा। तो पहाड़ पे हाइट क्या रहती है? ज्यादा, धड़ाक से निकलती है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रवणता या ग्रेडियंट कहते हैं। प्रवणता या ग्रेडियंट, इंग्लिश में इसे हम हाइट कहते हैं। तो ये नदियों की शक्ति होती है, नदियों की मेन शक्ति यहीं से होती है। तो नदियां सबसे ज्यादा पावरफुल कहाँ रहती हैं? अपर कोर्स में। अपर कोर्स मतलब युवा अवस्था, यहाँ नदियां पहाड़ पर रहती हैं। तो वहां से ना चीर फाड़ के निकलती हैं, कुछ चीर चार देंगी सब, एकदम भयानक तबाही लाती हैं। देखे थे 2013 में उत्तराखंड में क्या तबाही आया था, हजारों लोगों की जान चली गई थी। उस पर मूवी भी बनी थी, सुशांत सिंह राजपूत थे उसमें, बेचारे चले ही गए। तो अपर कोर्स में नदियों के पास पावर ज्यादा रहता है। क्यों पावर ज्यादा रहता है? क्योंकि हाइट ज्यादा रहती है। कितने लोग बता सकते हैं सबसे मिनिमम पावर कहाँ रहता है नदियों का? मिनिमम पावर, नदियों का मिनिमम पावर, हाँ चलिए, वेरी गुड। एक एक ठो उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछता है सर, घर कैसे मजबूत बनेगा? कहा हम आके घर बना दे तो रहा। मिस्त्री से पूछो घर कैसे बने। लोअर कोर्स में सबसे कमजोर होता है। इसमें स्पीड क्या होती है? बहुत ही हाई होती है। इसमें स्पीड बहुत ही हाई होती है। और इसमें स्पीड क्या होता है? लो होता है, स्पीड लो होता है। देखिए अब बात समझिए, यहाँ पर नदियां जब अपनी युवा अवस्था यानी पर्वतों पर होती हैं तो केवल और केवल क्या करती हैं? अपक्षय करती हैं और अपर्दन करती है। मतलब थूर कूच दो, रगड़ दो, कूच दो, रगड़, इस सारा काम कर दो। कहां पर? अपनी युवा अवस्था में। लेकिन जब वो बीच अवस्था में आती हैं तो उनकी स्पीड घट जाती है। इस वजह से ये अपक्षय का काम नहीं कर पाती हैं, तोड़ फोड़ नहीं कर पाती हैं, लेकिन अपर्दन कर देती हैं। अपर्दन कर, तोड़ फोड़ के लिए ऊपर से हचाक से कूदना पड़ेगा। मैदानी भाग में हचाक से कूदेगा कहाँ पे? तो अपर्दन कर देती है। साथ ही साथ स्पीड कम होने के वजह से निक्षेपण भी कर देती है। निक्षेपण,
निक्षेपण करने की वजह से ही हम मैदानी भाग में से बालू निकाल लेते हैं, नदी में से क्या कर लेते हैं, बालू निकाल लेते हैं निक्षेपण की वजह से। लेकिन जब नदियां अपने मुहाने पर पहुंचती हैं, एकदम वृद्धावस्था में अपने लोअर कोर्स पर, तो लोअर कोर्स पर नदियों के पास कोई पावर नहीं होता है, इसलिए ये केवल और केवल निक्षेपण का काम करती हैं, केवल और केवल निक्षेपण का काम करती हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहीं से क्वेश्चन पूछता है भाई, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछेगा। नदियाँ सबसे ज़्यादा निक्षेपण यानी जमाव कहाँ करती हैं, तो वो मुहाने पर कर देती हैं, पूरा मिट्टी भर देती हैं, उसी मिट्टी को डेल्टा कहा जाता है। अब कोई कहेगा बीचवा में डेल्टा बनेगा, थोड़ी बनेगा, डेल्टा कहाँ बनता है, डेल्टा इज ऑलवेज फॉर्म इन द लोअर कोर्स ऑफ रिवर, समझे, हमेशा डेल्टा कहाँ फॉर्म करता है, लोअर कोर्स पर। कहाँ फॉर्म करेगा, लोअर कोर्स पर डेल्टा फॉर्म करता है, अदरवाइज में कहीं डेल्टा फॉर्म नहीं करेगा। यहाँ डेल्टा फॉर्म करेगा। तूर तार के नदियों का स्पीड इतना भयानक होता है, उखाड़ ले जाती हैं सब पहाड़ वहाड़ कुछ। तो नदियों की कितनी अवस्थाएं हो गई, कोर्सेज समझ में आ गए आप लोग को, कोर्सेज ऑफ रिवर समझ में आ गया। आगे बढ़े, टोपोग्राफी स्टार्ट करें। अभी तो बेसिक बता रहे थे नदी का। नदी जहाँ से निकलती है उसे क्या कहा जाता है, माउथ यानी उद्गम कहते हैं, और नदी जहाँ पर मिल जाती है उसे क्या कहते हैं, मुहाना। समझ में, सॉरी, नदी जहाँ से निकलती है उसे कहते हैं ओरिजिन यानी मुहाना, और नदी में जाके जहाँ गिर जाती है समुद्र में उसे हम लोग कहते हैं मुहाना या माउथ, उसे क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। तो नदियों के कोर्स वगैरह समझ में आ गए आप लोग को। नयका लड़का तो ज्यादा छटपटा रहा है सर, पिछवा वाला क्लासवा नहीं किया ऐसा, आज ये सोच रहा है सर कि हम चाणक्य बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नदियों के द्वारा बनाया गया, तो सबसे पहले हमें अपर कोर्स पढ़ना पड़ेगा नदियों का। नदियों का कौन सा कोर्स पढ़ना पड़ेगा, अपर कोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो नदियाँ जब अपर कोर्स में रहती हैं तो पहाड़ों के बीच से निकलती हैं। ऐसे क्या निकलती है, पहाड़ों के बीच से। पहाड़ के बीच से जब नदियाँ निकलती हैं ना, तो अलग अलग शेप की आकृति बना लेती है। अभी पहाड़ खत्म थोड़ी हो जाता है, पहाड़ बड़ी लंबा होता है। तो इसमें से जब नदियाँ निकलती हैं ना, ये नदी बचपन में इस तरह से सीनरी बनाए होंगे नदी की, तो इसको हम लोग कहते हैं वी शेप वैली। आप अगर सही से देखिएगा ना तो आपको भी दिखेगा, कहीं भी दिख रहा है। जैसे धमाल मूवी में डब्लू खोजना था, यहाँ आपको भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, खोजिए खोजिए भी, खोजिए भी के नीचे बहुत पैसा है। ये देखिए भी, बड़ा सा भी, बड़ा सा इसे भी मिला, इसी को कहते हैं वी शेप वैली। तो नदियां जब अपने उद्गम से निकलती हैं मुहाने से, तो क्या बनाती हैं, वी शेप वैली, भी आकार की घाटी, भी आकार की घाटी घाटी। घाटी किसे कहते हैं, पहाड़ के नीचे का जगह को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो ये घाटी थोड़ी है, ये तो चोटी है, यही ना है घाटी। तो वी शेप वैली बना देती है। ये जब भी बनेगा तो अपर कोर्स यानी नदियों के युवावस्था में बनेगा। ये क्यों बना है, अपर्दन और अपक्षय के कारण। मारी ये नदी तूर दिए उसको, और उसको अपर्दन करके कर दिए। कौन सा शेप, वी शेप वैली। अब आप जरा ये बताइए, वी शेप वैली जो है, तो नदी तो इसमें से कंटिन्यू फ्लो कर रही है, हमेशा बह रही है। तो कंटिन्यू फ्लो करने की वजह से नदी इस घाटी को और गहरा करेगी कि नहीं करेगी। तो जब वी शेप वैली बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं गार्ज। क्या कहते हैं, गार्ज। इंग्लिश और हिंदी दोनों इसका गार्ज होता है। गार्ज वही नदी बनाएगी जो पहाड़ों से निकलती है, जैसे सिंधु गार्ज, सतलज गार्ज, ब्रह्मपुत्र गार्ज। गार्ज क्या होता है, वी शेप की वैली अगर और चौड़ी, जैसे ये देखिए वी शेप है और गहरा कर दिया तो क्या हो गया, गार्ज हो गया। अभी देखिए ना, ये कौन सा शेप है, वी शेप। इसमें कंटिन्यू पानी फ्लो करते रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, गार्ज हो जाएगा। तो एकदम छोटा हचाक से हो गया तो बड़ा हो गया तो गार्ज हो गया। अब गार्ज में एक समस्या हो जाती है कि जब कभी भी गार्ज का फॉर्म होता है तो पानी नीचे चला जाता है। आप अपने मन से सोचिए, यहां हम रेड कलर का बना रहे हैं वी शेप वैली। ये रेड कलर वाला कौन सा शेप है, वी शेप वैली। अब वी शेप वैली के बाद हम बना रहे हैं गार्ज। तो गार्ज जो है ना गहरा हो जाता है। तो गार्ज गहरा होने की वजह से जो पानी की मात्रा है वो नीचे चली जाती है। पानी कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, और ऊपर के एरिया में पानी की कमी हो जाती है।
ऊपर के एरिया में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, जिस वजह से नीचे पानी ज़्यादा काट छाट करता है और ऊपर ज़्यादा काट छाट नहीं कर पाता है। समझिए, ये वी शेप वैली है, गहरा हो गया गार्ज, सारा पानी चला गया नीचे और नीचे काट छाट हो रहा है। काट छाट करते 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 नीचे वाला काट के आई बना देता है। क्या कर देता है, आई शेप बना देता है। तो जब कभी भी गार्ज होता है तो आगे जाकर ये गार्ज क्या बन जाता है, आई आकार की घाटी बन जाता है। अंग्रेजी वाला आई खड़ा हो जाता है, आई आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, आई आकार की घाटी बना देता है। इसी आई आकार की घाटी को हम कैनियन कहते हैं। कैनियन ये बहुत ही गहरा होता है। कैनियन क्या होता है, बहुत ही गहरा होता है। तीनों एक ही चीज़ है, बस उसका स्टेजेज अलग अलग है। जैसे सबसे पहले बाबू, बाबू बड़ा हो गया तो पापा चाहे चाचा बन जाता है, और बड़ा हो गया तो दादा बन जाता है। तो ये बाबू, चाचा, दादा, ये बाबा बन गया एकदम में। सबसे पहले भी शेप, भी शेप में नीचे कटर कटर काटते 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 ये क्या बन गया है यहाँ पे, गार्ज। और गार्ज में भी नीचे वाला कटेगा तो कट 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 के आ जाएगा कैनियन। तो हचाक से खड़ा ढाल को क्या कहते हैं, कैनियन। अंग्रेजी में आई ऐसे ही ना होता है हचाक से, तो उसे क्या कहते हैं, कैनियन। तो ये हो गया कैनियन। इसमें देखिए गार्ज में आपका एग्जाम्पल हो सकता है सिंधु सतलज, सिंधु गार्ज, सतलज गार्ज, ब्रह्मपुत्र गार्ज, ये सब गार्ज होगा। ये गार्ज की एग्जाम्पल है। आई आकार की घाटी कैनियन होता है। ये सबसे बड़ा कैनियन ग्रांड कैनियन है। ग्रांड कैनियन कैलिफोर्निया में है। ग्रांड कैनियन अमेरिका में है, कोलोराडो नदी के पास है। वो क्या चीज़ है, कैनियन होता है। उसे क्या कहेंगे, कैनियन कहते हैं। आ गया। पवन पांडे कर रहे हैं कि सर यूट्यूब पर एक वीडियो बनाइए जिसमें धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी। देख बाबू, हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति कभी खत्म ही नहीं हो सकती है, ये हम लिख के देते हैं। जिस दिन हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी उस दिन ससुरा हम आधा मोच काट के घूम देंगे। रीजन क्या, देख, जो धर्म गुरु होते हैं ना, धर्म गुरु, यही ससुरा चोट्टा होता है। सब आप में से कोई अपने बेटा को धर्म गुरु बनाएगा? कोई अपने बेटा को कहेगा कि तू जाके पूजा पाठ करो, चाहे मौलाना जाके बनो? कोई नहीं बनाएगा। इत्तेफाक अगर देखेंगे हिंदुस्तान में, तू कह रहा है कि धर्म खत्म, नहीं खत्म हो सकता है। धर्म गुरु कौन बनता है? जिस परिवार के पास खाने को पैसा नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, वो अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर या कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए दिल्ली, पटना, जयपुर नहीं भेज सकता है। जिनके पास कुछ पैसा नहीं है वो अपने लड़का को धर्म गुरु बनाएगा। चाहे मुस्लिम में है तो मदरसा में भेज देगा, और वहाँ है तो कहीं मंत्र उंतर पढ़ने भेज देगा। ये धर्म गुरु जो लोग हैं ये मजबूरी बस बने हैं, और इनके जीवन का बस एक उद्देश्य है, पैसा कमाओ, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा नहीं पता रहता है। और ये जब समाज में आते हैं तो ये ससुरे लीडर बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लीडर। मुस्लिम आता है, मौली साहब बैठिए, जब मौली साहब को स्कूल नहीं गए कब, वो सीधे वहाँ पे, अरे अरे बैठिए बैठिए पंडित जी बैठिए यहाँ पर। ये लोग कभी स्कूल से भेंट नहीं हुआ इन लोग को, और ये लीडर बन गए यहाँ पर। और ये कहता है कि धर्म अजय बाल रहे वही सब यहाँ पर। कोई पढ़ा ली, आप बताओ, आप में से किसी को अगर नौकरी हो जाएगा, आप मुसलमान हो तो अपने बेटा को कहोगे कि ना मदरसा में जाके मौलवी बनो? कोई नहीं भेजेगा। और आप में से अगर नौकरी हो गया तो कोई अपने बेटा को भेजेगा? पांडे जी का ये क्वेश्चन था, पांडे जी आप बताइए, आपके पिताजी आपको बोले हैं कि जाके मंत्र पढ़ो, ब्याह शादी कराओ? नहीं। तो जिनके पास पैसा नहीं है, समाज में किसी काम करने के लायक नहीं है, तो उनको धर्म गुरु बना दो। भाई साहब, धर्म गुरु जो था ये चुनिंदा लोगों को बनाना था, लेकिन हमारे यहाँ छांटे लोगों को बना दिया जाता है। छांटल आदमी, चुनिंदा आदमी डॉक्टर इंजीनियर बन जा रहा है, आईएएस पीसीएस बन रहा है, छांटल आदमी धर्म गुरु बन जा रहा है, तो देश को क्या चलाएगा? आपको पता है ईसाइयों के जो धर्म गुरु है, पोप फ्रांसिस, केमिकल इंजीनियर से बीटेक है, वो उन्हें अच्छा से चलाएगा। धर्म गुरु चलता है। हमारा किसी धर्म गुरु से नहीं जमता है, सीधा कहते हैं नाश्ता पानी करो, निकलो यहाँ से। धर्म गुरु यहाँ बनते लोग, लाइफ में कुछ नहीं कर सका तो धर्म गुरु बनने चल गया था। 99% धर्म गुरु जो है मजबूरी में, और इनके जीवन का केवल एक लक्ष्य है, पैसा कमाओ।
कौन सी हुआ है बबुआ को? अरे भाई, सिजोफ्रेनिया एक बीमारी होती है जिसमें इंसान को अलग अलग चीज दिखने लगता है, अलग अलग आवाज सुनने लगती है। उसका इलाज कराओ, तू कहेगा एगो सोखा है, मौलाना साहब है, कर लो कर लो। अरे छोड़ो ये सब पानी। चलिए देखिए ध्यान से, हम आपको गार्ज दिखाते हैं। धर्म वरम का नाम आता है ना, मेरा दिमाग खोल जाता है, सही कोनो काम लायक नहीं है सर। अरे धर्म क्या चीज है यार? पहले संविधान नहीं था तो धर्म बना दिया सब। गलत काम मत करो, खत्म कहानी। ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन देखिए कितना खतरनाक है ग्रैंड कैनियन। कहाँ है भाई? ये कह रहे हैं सर हम आपसे पढ़ रहे हैं, उसके बाद धर्म गुरु बनना चाहते हैं। तेरा धर्म गुरु बनना भी ना क्या जरूरत है? हमारे हिसाब से धर्म जो होता है वो छिपा के करने की चीज है। चुपचाप से अपना कमरा में बंद हो जाइए, पूजा पाठ करिए, नमाज पढ़ना है तो नमाज पढ़िए, चुपचाप शांति से रहिए। देखो भैया ये ग्रैंड कैनियन है। ये देखिए, ये सीबीएसई बोर्ड वाले को देखिए कहाँ खड़ा है, गिर जाएगा तो कहेगा खान से ढकेल दिए। ये देखो ये बकलोलवा को। आई नदी देखो, यहाँ पर नदी दिख रही है, यहाँ ये नदी है, तनी से पानी है ससुरा में, ये बुढ़ा गई है नदिया। ये हचाक हचाक काटी थी, आज से लगभग करोड़ों साल पहले ये बराबर जमीन था, उसको काट कूट के भी आकार गार्ज आई, हचाक हचाक काटी है यहाँ पे। इसे मार दे, लाते मार देने, हचाक से गिरेगा में जाके यहाँ पे डेथ। सीबीएसई वाला मरता है ऐसे तो उसको डेथ बोला जाता है, हिंदी में मर जाता है मुंह गईलो हो गया। देखो यहाँ पे ये क्या है? ग्रैंड कैनियन है। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? सबका अपना अपना मेंटेलिटी होता है, हर धर्म की मेंटेलिटी अलग होती है और हर बोर्ड के लड़कों की मेंटेलिटी अलग होती है। अगर आप यहाँ सीबीएसई बोर्ड का लड़का खड़ा करेंगे ना, देखिए ये ग्रैंड कैनियन है। ये क्या है? ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन। ये कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी, कोलोरेडो नदी, कोलोरेडो नदी। यहाँ पर आप अगर इस ग्रैंड कैनियन में अगर कोई हिंदी मीडियम का लड़का खड़ा करेंगे, सीबीएसई का खड़ा कर दीजिएगा यहाँ पे, तो कहेगा ओ माय गॉड सो डीप दिस इज। और हिंदी मीडियम का खड़ा करेंगे ना तो कहेगा कि चल चल थूकते हैं, देखते हैं किसका पहले पहुंचता है ना, तो सोच रहे पे से मुतने लगेगा वहां पे। मेंटेलिटी होती है ये। सीबीएसई वालों का अलग दिमाग होता है, वो तो थूकेगा पहले किसका पहुंचता है, चल चल तुम ही थूक थू। अब देख देख हमारा पहले पहुंच गया यहाँ पे। तो जिस तरह से अलग अलग धर्म के लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी, उसी तरह अलग अलग बोर्ड के स्टूडेंट की अलग अलग मेंटेलिटी होती है। वो डिपेंड करता है कैसे सराउंड में। आप बताओ हम गलत बोल रहे हैं? यही होता है। बचपन में हम लोग भी थूकते थे लोग, हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं। आधा सीबीएसई बोर्ड, मैट्रिक के बाद छोड़ दिए सीबीएसई। तो ये समझ में आ गया ग्रैंड कैनियन क्या होता है। ग्रैंड कैनियन जो है वो एक बहुत बड़ा गड्ढा है। किस नदी द्वारा बनाया गया है? कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है। अमेरिका में कोलोराडो नदी है, उसके द्वारा इस ग्रैंड कैनियन को बनाया गया है। समझ में आ गया आप लोग को? नहीं समझा सब? आगे बढ़े। यस सरकार, हाँ हाँ मैं भी थूका हूँ, हम भी थूके लोग। बहुत बदमाश होता है हिंदी मीडियम का लड़का, और सीबीएसई वाला लड़का बदमाश नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। सीबीएसई वाला घुसियाता है सब। हम कभी सीबीएसई की बुराई किए हैं? नहीं किए। जैसा होता है सब हम बता देते हैं कि ऐसे नहीं होता है सब। अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज आप कोर्स समझे और आकार समझे। अब आगे नदियों की हम छिपरिका बताएंगे, फिर झील बताएंगे, फिर एस आकार की घाटी बताएंगे, विसर्प बताएंगे, वितरिका बताएंगे, डेल्टा बताएंगे, गोखुर झील, ऑक्सबो लेक क्या होता है, लेगून झील क्या होता है, ये सारे चीज बताएंगे A to Z। बहुत मजा आएगा ये सब चीज पढ़ने में। अगर आप किसी चीज को इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना, तो हम बताते हैं ना, अपनी वाली का फोन काट देंगे आप, वो तो पगला देगी आपको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
आपकी वाली जो है ना आपके दिमाग का अपर्दन कर रही है, धीरे धीरे घसीट के खत्म कर देगी, अपने बराबरी में लेके चलाएगी। अपने उसका दिमाग कम, वो आप वाले को क्या करेगी, घसीट के बराबर कर देगी यहाँ पर। समझ में आ गया? और जिसके पास दो दो तीन तीन गो है वो तो ससुरा उसका दिमाग कैनियन हो जाएगा एकदम गड़ा। माय गॉड, देखे हो तेरे नाम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, हमारे पे भरोसा नहीं तो गजनी और तेरे नाम देख लो। कल क्लास करेंगे।